नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्न संख्या 630 से लेकर के 650 तक। आप सभी को पता है हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई हुई है जिसमें कि हम हिंदी साहित्य से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और कि कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, चाहे एनटी नेट के अंतर्गत पूछे गए हो या फिर DSSB TGT PGT या फिर किसी भी परीक्षा में जिसमें साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को हमने विद सॉल्यूशन के साथ करने की एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम लगभग 1000 प्रश्नों को करेंगे। तो परीक्षा तक जो कि DSSB की हम तैयारी ही कर रही है, आगे आने वाले भविष्य में होने वाली जो परीक्षाएं है TGT PGT की DSSB के अंतर्गत, तो उन परीक्षाओं के लिए आपको ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। साथ ही NTA नेट की जो अभी हाल ही में होने वाली है परीक्षा 18 जून को, तो उनमें भी आपको ये इस सीरीज़ के माध्यम से काफ़ी सारे वहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य को अपनी मुट्ठी में करते हुए सभी उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति 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 महत्वपूर्ण है, यानी कि वेरी 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 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इन्हीं प्रश्नों में से आपको घुमा फिरा कर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम 20 प्रश्नों को करेंगे जो कि विद सॉल्यूशन के साथ रहेंगे और ये कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न है पिछली परीक्षाओं में। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 631, तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है। तेरी मेरी उसकी बात जो ये रचना है ये किसकी है, आंसर आप लोगों के सामने ही होगा। ये जो रचना है ये यशपाल जी की है, भगवती प्रसाद वर्मा, यशपाल, उदय नारायण भट्ट और अमृतलाल नागर। साथ साथ इन सभी की रचनाओं को भी हम देख लेते हैं कि परीक्षा में अगर और किसी लेखक की कोई भी रचना पूछ ली जाए या उनका सन पूछ लिया जाए तो आपको ये ऐसा लगे कि हाँ ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। और ऑप्शन जब आप इन प्रश्नों को आप बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे, याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर बार बार इनको रिवाइज कर लोगे तो जब आपके सामने ऑप्शन होंगे तो ऑप्शन में आप आसानी से इनको पहचान सकोगे। तो देख लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है संपूर्ण जो हमारा हिंदी साहित्य है छोटा बहुत ज़्यादा रचनाएं हैं उसमें, बहुत जो है एक वही कहते हैं ना गागर में सागर भरा हुआ है, बिहारी जी की जो पंक्ति है गागर में सागर। तो वही बात मैं कहना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है और बहुत ज़्यादा ऐसी है जो हमें याद भी नहीं हो पाती, लेकिन बार बार उनको पढ़ने से देखने से जो है हम आसानी से उनका आंसर दे सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो की पॉइंट होते हैं, तो की पॉइंटों से हमें समझ आ जाता है कि हाँ ये तथ्य कथन इस लेखक के द्वारा कहा गया है या ये तथ्य इसका है या ये रचना इस लेखक की है। तो उन सभी तथ्यों को, उन सभी की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं और अधिक से अधिक विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को करते हुए भी हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लास्ट में जब अंत तक वीडियोस देखते हो बाद में लाइक करना भूल जाते हो, तो अटेंडेंस के तौर पर आप पहले ही जो है लाइक कर सकते हो। इससे मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो देख लेते हैं, प्रश्न हमारा था तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात जो है यशपाल जी की प्रमुख रचना रही है। तो अमृतलाल नागर जी के प्रमुख उपन्यास हम देखते हैं तो महाकाल उपन्यास का जो सन है 1947 ईस्वी, सेठ बाके लाल का जो सन है 1955 और बूंद और समुंदर 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960 और अमृत और विष 1966। फिर है सात घूंघट वाला मुखड़ा, ये जो है 1968। उसके बाद एकदा नैमिषारण्य ये है 1972। फिर है मानस का हंस 1972 जो कि तुलसीदास जी के जीवन पर रचित रचना है। फिर है नाचो बहुत गोपाल 1978। फिर उसके बाद है खंजन नैन 1981
और बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा गर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़िया 1990। इस प्रकार से अमृतलाल नागर के जितने भी उपन्यास, प्रमुख उपन्यास हैं, वे आप लोगों ने देख लिए। और अमृतलाल नागर के जो ये उपन्यास है, कई बार NTA नेट के अंतर्गत जो है इनका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। क्रम वाइज लगाइए प्रकाशन वर्ष, जो है इनके उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष क्रम वाइज लगाइए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको इनके उपन्यासों का सन भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको सन याद नहीं होता है यहाँ पर कि महाकाल उपन्यास का सन क्या है या सेठ बाके, क्योंकि काफ़ी सारे उपन्यास है, मुझे भी पता है आप लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है, हमें काफ़ी कठिनाई होती है कि सन को याद रखने में। तो आप लोगों को करना क्या है, तो जितने भी प्रमुख उपन्यासकार या रचनाकार रहे हैं, उनकी रचनाओं को इस प्रकार से देख लेना है कि पहले कौन सी रचना आती है, उसके बाद कौन सी आएगी, फिर जो है तीसरे नंबर पर कौन सी है। 2-3 रचनाओं का आप अगर क्रम भी याद रख लोगे कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो हम ऑप्शन में जब आंसर देखेंगे वहीं हमें आंसर मिल जाएगा। सबसे लास्ट वाली रचनाओं को आपको देख लेना है कि सबसे लास्ट वाली रचना अमृतलाल नागर की कौन सी है। तो इस प्रकार से अगर आप रचनाओं को देखकर समझ करके प्रश्नों को थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हुए स्मार्ट वर्क को करोगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। तो इसमें खंजन नैन जो है वो सूरदास की जीवनी पर आधारित रचना है, और जो उसके बाद मानस का हंस जो ये रचना है, ये तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित इनकी रचना है। तो कई बार पूछा जाता है। और एक लेखक है अमृत राय, उन्होंने लिखी है प्रेमचंद कलम का सिपाही। प्रेमचंद के ऊपर जो है कलम का सिपाही नामक जीवनी, प्रेमचंद जी से जीवन से संबंधित रचना लिखी है अमृत राय जी ने। लाल नागर ने लिखी है, नागर ने लिखे हैं ये जो खंजन नैन और मानस का हंस, और ये अन्य जितनी भी रचनाएं हैं अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई है, ना कि अमृत राय जी द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मिलते जुलते जो लेखक हैं, मिलती जुलती रचनाएं हैं, उनको बार बार आपको समझते हुए जब आप प्रश्नों को पढ़ोगे तो करते हुए चलना है। तो देख लेते हैं अगला जो लेखक है हमारा यशपाल की जो रचना अभी हमने पढ़ी थी, तेरी मेरी उसकी बात। उन यशपाल जी के और अन्य मुख्य रचनाएं हम देखते हैं, उपन्यास देखते हैं। तो सबसे पहले है दादा कामरेड 1941, फिर है देशद्रोही 1943, फिर है दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच 1958 और दूसरा भाग आया 1960 में। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ भाई, झूठा सच 2 भागों में आया। तो पहला भाग था 1958, दूसरा 1960। कई बार पूछा जाता है कि पहला भाग का नाम क्या है दूसरे भाग का, तो पहला भाग वतन और देश, दूसरा देश का भविष्य, कुछ इसी प्रकार से आप देख सकते हो। तो देख लेते हैं आगे, देख लेते हैं पर नंबर 8 पर 1962 में जो रचना है यशपाल जी की 12 घंटे, फिर उसके अप्सरा का शाप 1965, क्यों फंसे 1968, तेरी मेरी उसकी बात 1974 की रचना है। सबसे अंतिम जो ये रचना इसमें दी हुई है, तो यही पूछ ली गई थी कि जो यशपाल जी की रचना तेरी मेरी उसकी बात जो रचना है ये किस लेखक की है। तो इसका अगर सन ये पूछ लिया जाए, तेरी मेरी उसकी बात इनकी इम्पोर्टेंट रचना है भाई। अगर सन प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है 1974। और दादा कामरेड, देशद्रोही और दिव्या, ये सभी रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट है। और झूठा सच तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जितनी ये मैंने आपको बताई है इन रचनाओं को तो आपको बिल्कुल कंटेस्ट याद कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। अगली जो लेखक है उपन्यासकार है वे है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा के जो उपन्यास है पतन 1927, फिर है चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, उसके बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960। इस प्रकार से भगवती चरण वर्मा की जो रचनाएं हैं इनको भी आपको देखना है। पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, ये सभी रचनाएं भगवती चरण की
वेरी इम्पोर्टेंट है। एक भी ऐसी रचना नहीं है जो परीक्षा में नहीं पूछी जाती। इनको आपके ध्यान रखने हैं कि जो ये कि कौन सी रचना किस चीज़ से संबंधित है, इनको भी हम करेंगे, प्रश्न उत्तरों के माध्यम से ही करेंगे। एक एक रचना के संबंध में अगर मैं यहाँ बताने लग जाऊँगी तो जो है वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। और उसके बाद और अन्य भी काफ़ी सारी रचनाएं हैं, जैसे कि 3 वर्ष में मैं आपको यहाँ पर कि एक जो विद्यार्थी जीवन के 3 वर्षों को दर्शाया है इसमें भगवती चरण वर्मा ने। तो इसी प्रकार से और अन्य भगवती चरण वर्मा की जब हम रचना देखें तो सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव, रेखा, सच्ची सीधी बातें इम्पोर्टेंट है भाई। सब ना चावत राम गोसाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। पर्शियन और मरीचिका 1973, ये 14 रचनाएं आपको भगवती चरण वर्मा की देखने को मिली, जिसमें कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो ऊपर की रचनाएं है, ये रचना 7 तक जो है, भूले बिसरे तक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। उसके बाद बात करें आगे, उसके बाद सच्ची सीधी बात और सामर्थ्य और सीमा, ये 2 रचनाएं भी इम्पोर्टेंट रही है। उसके बाद देख लेते हैं आगे उदय शंकर भट्ट के उपन्यास। उदय शंकर भट्ट जी के जो उपन्यास है उसमें शामिल है नए मोड़ 1954, सागर और लहरें 1956, लोक परलोक 1958, शेष अशेष 1960। ये रचनाएं जो है, ये उपन्यास किनके हैं? उदय शंकर भट्ट जी के। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अब प्रश्न संख्या 32। केवल एक प्रश्न ही हमारा कंप्लीट हुआ है, तो ऐसा नहीं है। एक प्रश्न के साथ आप लोगों ने कितने तथ्य देख ली? कम से कम एक प्रश्न के साथ आप लोगों ने 50 प्रश्नों को वहाँ पर जो है कवर कर लिया है। तो इसी तरह हम विद सॉल्यूशन के साथ जो हमारी ये प्रश्नों की सीरीज़ चली हुई है, आपको आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, मददगार साबित होगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ। क्योंकि आपके कमेंट से और लाइक से ही मुझे समझ आएगा कि वीडियो आपको लगती कैसी है, कि ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ये आपको फ़ायदेमंद रहेगी या आप जो है इसको नहीं देखना चाहते, या कोई भी जैसा भी आपका रिस्पॉन्स हो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32। छायावाद का पतन किस लेखक की कीर्ति है? छायावाद का जो पतन कई बार रचना पूछी जाती है, जो कि देवराज की है। यह एक आलोचना विधा की रचना है। कई बार पूछा जाता है कि छायावाद का जो पतन है ये रचना किस विधा की है? तो आलोचनात्मक विधा की रचना देवराज की है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 633। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ माना जाता है श्रीमद् भागवत को। उसके बाद देख लेते हैं इससे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य, जिनका जन्म 1478 और मृत्यु 1530 में हुई, ने किया था। कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किन्होंने की थी? वल्लभाचार्य ने। ये आप सभी को पता है। पुष्टि मार्ग भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग, जीव तथा भक्त माने जाते हैं। भक्ति में 3 प्रकार के क्या माने जाते हैं? मार्ग, जीव और भक्त माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग की भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग, जीव और भक्त माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा जो है भक्ति पुष्टि मार्ग भक्ति का मार्ग है, क्या उसका कौन इसके जीव रहे, क्या उनकी भक्ति रही? तो इस प्रकार से तीनों चीज़ों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मर्यादा भक्ति की, कि पुष्टि मार्ग की भक्ति कौन कौन सी है? 3 है। नंबर 1 मर्यादा भक्ति, नंबर 2 परवा मतलब मर्यादा भक्ति की जो मार्ग है उसको ही, जैसे मर्यादा भक्ति, दूसरी है जो उसके बाद दूसरी परवाह भक्ति, तीसरी है हमारी शुद्ध भक्ति या पुष्टि भक्ति कह सकते हैं। उनके कौन कौन से मार्ग रहे, कौन सी जीव रहे? तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। मर्यादा मार्ग में, जिसे हम वैदिक मार्ग भी कहते हैं, उसका जीव है मर्यादा जीव और भक्ति है मर्यादा भक्ति। उसके बाद परवाह मार्ग, जिसे हम लौकिक सुख मार्ग भी कहते हैं, सुख जो है परवाह जीव रहा है और परवाह भक्ति ही मानी जाती है। फिर है पुष्टि मार्ग या भक्ति मार्ग, अंतिम है ये पुष्टि मार्ग भक्ति मार्ग, जिन्होंने जो
प्रवर्तक जो है वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। पुष्टि जीव और पुष्टि या शुद्ध भक्ति मानी है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं, इनको फिर से रिवाइज कर सकते हो आप लोग। तो देख लेते हैं आगे, प्रश्न संख्या 334। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? सभी को पता है आपको, विद्यापति जी को। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल का हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, वे है विद्यापति। और देख लेते हैं इससे संबंधित अन्य तथ्य। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति को कवि शेखर, कवि कंठाभरण, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल, कवि रंजन आदि नामों से भी जाना जाता है। और इन्हें जो अभिनव जयदेव जो कहा जाता है वो किस आधार पर कहा जाता है, अगर ये पूछ लिया जाए तो संस्कृत के लेखक हुए हैं जयदेव, जिन्होंने जो है जयदेव ने राधा कृष्ण की जो रचनाएं लिखी थी, गीत गोविंद, राधा कृष्ण संबंधी उनकी रासलीलाओं से संबंधित दोहे लिखे थे गीत गोविंद में, उन्हीं को आधार बना करके विद्यापति ने जो है पदावली की रचना की थी मैथिली भाषा में। इसी आधार पर इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि भी मिली है। और पदावली जो रचना है विद्यापति जी की, यह उनकी प्रसिद्धि का आधार भी रही, ये आपको समझ लेना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 यानी कि 635। हिम की टेरनी किसकी रचना है? तो हिम की टेरनी जो रचना रही है वो प्रसिद्ध रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म है 1889 और मृत्यु 1968 में हुई। और माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें शामिल है हिम की टेरनी 1943 ईस्वी, हिम तरंगिणी 1949 ईस्वी, और हिम तरंगिणी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजित किया गया भाई। फिर है माता 1951, फिर है संस्मरण 1956, फिर है बालकृष्ण भट्ट की बालकृष्ण शर्मा नवीन की, बालकृष्ण भट्ट नहीं है ये, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की जो रचनाएं हैं उनको भी हम देख लेते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जो जन्म है 1857 जन्म, 1960 इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद देख लेते हैं कुमकुम जो रचना है 1939, फिर है रश्मि रेखा, ऐपलक, कवासी, हम विश्वाई जन्म के, विनोबा सतवन, फिर है उर्मिला, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उर्मिला इनका एक खंड काव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो लेखक है हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, 1865 में जन्म हुआ, 1947 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर इनकी जो रचनाएं हैं उनमें शामिल है कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, प्रेमाबू वारिधि 1900 और प्रेम परचंग 1900, फिर है प्रेमबू परश्रवण 1901, प्रेमाबू परवाह 1901, प्रिय प्रवास 1914, चोखे चोपते 1932, फूल पत्ते 1935। उसके बाद देख लेते हैं आगे, चुभते चुभते 1924, पद परचून 1925, बोलचाल 1928, रस कलश 1931। रस कलश जो है हरिऔध जी की प्रमुख रचना मानी जाती है। पारिजात भी वही 1937, कल्पलता 1937, ग्राम गीत 1938, हरिऔध सतसई 1940, फिर बैठे की ही वनवास 1941, मरम स्पर्श 1956। इस प्रकार से जो हरिऔध जी की अयोध्या सिंह हरिऔध जी की प्रमुख रचनाएं हैं वे आप लोगों ने देख ही ली, जिसमें कि प्रिय प्रवास उन्होंने एक महाकाव्य की रचना भी की थी जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और उसके अलावा चोखे चोबते भी इनकी प्रमुख रचना रही है, चुभते चोबते, और उसके बाद रस कलश, पारिजात, कल्पलता, ये सभी रचनाएं परीक्षाओं में बार बार पूछी जा चुकी है। तो देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न संख्या 636। आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? कि आह वेदना मिली विदाई जो पंक्ति है वो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक की है। और ये सभी नाटक आपको जयशंकर प्रसाद के यहाँ देखने को मिलेंगे। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी, इनमें आह वेदना मिली विदाई जो नाटक की पंक्ति है वो ली गई है, एक सेकंड भाई, स्कंदगुप्त नाटक से
ये ऑप्शन में थोड़ी यहाँ गड़बड़ हो गई, तो स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है, तो देख लेते हैं। और आगे इनके तथ्य है। ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889, मृत्यु 1937। अगर जितने भी प्रमुख लेखक हैं उनके हम जन्म मृत्यु को साथ साथ बार बार रिवाइज करेंगे तो 1% आप उनके जन्म से भी संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पक्के हो जाएंगे। जैसे कि जितने भी छायावादी कवि हैं और जितने भी और अन्य प्रमुख कवि हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, खासकर मैं आधुनिक काल के कवियों की यहाँ पर बात करना चाहूँगी। आधुनिक काल के अंतर्गत जितने भी प्रमुख कवि रहे हैं उनके आपको जन्म जो है याद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ से 1% आपको अवश्य ही देखने को परीक्षा में मिलेगा। तो देख लेते हैं। आह वेदना मिली विदाई जो पंक्ति है वो जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। उसके बाद यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, यह जो है चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। कार्नेलिया द्वारा जो है सुहासिनी से कहा गया कथन है ये। अगर ये भी पूछ लिया जाए यह पंक्ति चंद्रगुप्त नाटक के किस जो है पात्र के द्वारा कहा गया है और किसको कहा गया है, आजकल परीक्षा में इस प्रकार से अधिक प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, थोड़ी समझ बेस के, थोड़े जो है कथनों और पंक्तियों से संबंधित। तो सभी तथ्यों को आपको समझते हुए ध्यान रखना है। फिर है हिमत्रिणी तुंग श्रृंग से प्रबद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वाला स्वतंत्रता पुकारती, जो ये पंक्ति है ये स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक की संवेद गायन है। ये एक तरह से बढ़ते हैं आगे। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, ये काफ़ी बार पूछी गई पंक्ति है भाई। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। स्कंदगुप्त का आत्मकथन है ये, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 37, सेठ बाकेमाल किसकी रचना है? तो सेठ बाकेलाल, जो बाकेमल नहीं है भाई, सॉरी, बाकेलाल है। तो सेठ बाकेलाल जो रचना है वो किस लेखक की है ये पूछा हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा अभी हमने पढ़ा था ऊपर जो रचनाएं हैं अमृतलाल नागर जी की जो रचनाएं थी, खंजर नैन और जो है मानस का हंस और जितनी भी उनकी प्रमुख रचनाएं थी सभी हमने पढ़ ली थी। एक बार फिर से जल्दी हम इनको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि बार बार रिवीजन होने से जो है आपको तथ्य याद रह पाए, क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है और बार बार रिवीजन से ही आपको सफलता मिलेगी। तो इसके साथ देख लेते हैं जितने भी हमारे ये ऑप्शन है उनके सभी लेखकों के द्वारा लिखी गई रचना, क्योंकि अभी हमने ऊपर के जो लेखक थे उनके लगभग सभी लेखकों की रचनाएं हमने पढ़ ली थी, फिर भी एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। महाकाल जो रचना है अमृतलाल नागर की 1947, सेठ बाके लाल 1955, ये यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया भाई। फिर है बूंद समंदर 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एक दाने मिश्राइन 1972, मानस का हंस 1972, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजर नैन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़िया 1990। उसके बाद देख लेते हैं भाई, थोड़ी सी जल्दी करते हैं। तो यशपाल जी की रचना को भी, उनके उपन्यासों को भी, दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अस्मिता 1956, झूठा सच 1958 में पहला भाग, दूसरा भाग 1960, 12 घंटे 1972, अप्सरा का शाप 1965, क्यों फंसे 1968, तेरी मेरी उसकी बात 1974 की रचना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आगे जो रचनाकार है वे है हमारे उग्र पांडे बेचन शर्मा जी। उग्र चंद हसीनों के खतूत इनकी प्रमुख रचना है। तो 1927, फिर हो दिल्ली का दलाल 1927, बदुआ की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, चॉकलेट भी उनकी इम्पोर्टेंट रचना है, ये 1927, जी 1937, जी 3 बार जी है भाई, ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे।
फागुन के 4 दिन 1960, फिर जूहू 1963, उसके बाद भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास देख लेते हैं जो कि हम पहले कर भी चुके हैं। पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्तर 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बातें 1968, सभई नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मिर्ची की 1973। उसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं भाई 638 प्रश्न संख्या। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लगाइए। तो कालक्रम के दृष्टि से हमें नाटकों का सही अनुक्रम हमें लगाना है, तो देख लेते हैं। संयोगिता स्वयंवर, आंसर हमारा ए ही हो जाएगा। तो संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित। फिर है चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद जी का है। सिंदूर की होली जो है, ये सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। फिर है कोणार्क, जगदीश माथुर का नाटक है। इनका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं, इनके संबंध में थोड़ी सी देख लेते हैं। इनका प्रकाशन वर्ष कब हुआ और किस नाटककार की ये रचना है, तो एक बार फिर से रिवाइज हम करते हैं। तो संयोगिता स्वयंवर 1886 में लिखा गया, प्रकाशन वर्ष है 1886। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। उसके बाद चंद्रगुप्त 1928 में लिखा गया, ये है जयशंकर प्रसाद का। फिर है सिंदूर की होली जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है 1934। ये एक नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। उसके बाद है कोणार्क 1951। फिर है जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क जो है 1951। इस प्रकार से आप लोगों ने फिर से इनको रिवाइज करते हुए चलना है। एक बार जो है आप जल्दी जल्दी इनको रिवाइज भी कर सकते हो, जैसे कि संयोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और कोणार्क। इस प्रकार आपको इनके प्रकाशन वर्ष को भी एक बार देखते हुए रिवीजन करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? तो कछुआ धर्म जो रचना है वो रही है निबंध विधा की। निबंध विधा की जो रचना है कछुआ धर्म चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्वारा रचित जो है ये रचना है। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। कछुआ धर्म तथा मारेसी मोही कुठाव जो ये रचना है, मारेसी मोही कुठाव, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है नामक शीर्षक चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने महत्वपूर्ण ये 2 निबंध लिखे हैं, कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव नामक निबंधों की संबंधी ये रचना है। बढ़ते हैं आगे। ए लड़की किसकी रचना है? तो ए लड़की इनमें से जो है मैत्री पुष्पा, ममता कालिया, मनु भंडारी में से है कृष्णा शोभती जी की रचना। तो कृष्णा शोभती जी की और अन्य रचनाएं देख लेती हैं, क्योंकि जितने भी महिला कहानीकार या लेखककार या उपन्यासकार, जितने भी महिलाएं रचनाकार हैं उनसे संबंधित 1 या 2 प्रश्न, 2-3 प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसलिए जितनी भी ये महिला लेखिकाएं हैं इनकी रचनाओं को आपको याद रखना है, और क्रम वाइज भी कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। NTA-NET की परीक्षा के अंतर्गत तो पूछे ही जाते हैं। तो कृष्णा शोभती की कहानी है बादलों के घेरे में। बादलों के घेरे में जो रचना है 1980 में। सिक्का बदल गया 1900, भाई सिक्का बदल गया का समय नहीं है। तो इसके बाद बात करें यारों के यार 1967 में। फिर 3 पहाड़, ए लड़की। तो ए लड़की जो रचना पूछी गई थी वो कृष्णा शोभती जी की रचना है। फिर आप रिवाइज कर सकते हो, बादलों के घेरे में, सिक्का बदल गया, यारों के यार, 3 पहाड़, ए लड़की, ये सभी रचनाएं कृष्णा शोभती जी की है। फिर है मैत्री पुष्पा की कहानियाँ। मैत्री पुष्पा की जो कहानी है वे है चिन्हार और ललमनिया। उसके बाद गोमा हस्ती है, जवाब ही कागज। ये जो रचनाएं है मैत्री पुष्पा जी की है। बढ़ते हैं आगे। फिर है मनु भंडारी जी की कहानियाँ। मनु भंडारी की कहानियाँ हैं मैं हार गई 1957, यही सच है 1967, और एक है झूठा सच जो कि यशपाल जी का है। अभी हमने पढ़ा था झूठा सच,
यशपाल जी की रचना है और मनु भंडारी की जो ये कहानी है वो है यही सच है। तो इस प्रकार आपको एक एक रचना को ध्यान से समझते हुए चलना है। फिर है एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुंबन, त्रिशंकु नामक अज्ञे जी की भी रचना है एक, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहानी है जो है वो मनु भंडारी जी की है। उसके बाद है बंद दरवाज़ों के साथ, ये सभी रचनाएं किनकी हैं? मनु भंडारी जी की। और ये किस विधा की रचना है? ये इनकी कहानी विधा की रचना है। बढ़ते हैं आगे। ममता कालिया की कहानियाँ। ममता कालिया की कहानियाँ में शामिल है छुटकारा, सीट नंबर 6, ये काफ़ी बार पूछी जाती है। एक अदद औरत भी पूछी जाती है भाई। फिर है प्रतिदिन, उसका यौवन, बोलने वाली औरत, ये ममता कालिया जी की रचना है। तो बोलने वाली औरत भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछी गई है। उसके बाद है जांच अभी जारी है, मुखौटा 2002 की जो रचना है इनकी कहानी है ममता कालिया जी की। ममता कालिया की रचनाई को भी आपको रिवाइज कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 640। शकुंतला की अंगूठी के रचनाकार कौन है? तो शकुंतला की अंगूठी के रचनाकार माने जाते हैं इनमें से सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा शकुंतला की अंगूठी के रचनाकार हैं। देख लेते हैं आगे। सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, फिर है नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना रही है सुरेंद्र वर्मा जी की, ये आपको ध्यान रखना है। आठवां सर्ग भी इम्पोर्टेंट है भाई 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद जो है ये रचना भी 1982 की है, सुरेंद्र वर्मा की नाटक है। उसके बाद एक दूनी एक 1987 में, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद हियात 1993। तो ये सुरेंद्र वर्मा जी की ये कई रचनाएं ऐसी है जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और बार बार पूछी जाती है, तो इनको आपको एक बार से याद कर लेना है। काफ़ी सारी ऐसी रचनाएं हैं जैसे कि मिलान से भी संबंधित जब प्रश्नों को दे दिया जाता है तो उनमें भी इंक्लूड कर दी जाती है। तो देख लेते हैं जैसे कि आठवां सर्ग तो वेरी इंपॉर्टेंट रचना इनकी, सूर्य से अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। फिर है द्रौपदी भी काफ़ी बार पूछी जाती है, सेतुबंध भी पूछ ली जाती है भाई। उसके बाद जो है इनकी और ये जो दो तीन ये रचनाएं दे रखी है, तो इनमें से भी ऐसा नहीं है नहीं पूछा जाता, क्या पता कौन सी रचना पूछ ली जाए। तो आगे बढ़ते हैं रमेश बख्शी की नाटकों से। रमेश बख्शी के जो नाटक है उनमें शामिल है देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, वामाचार, यादव के घर और कसे हुए तार, जो ये रचनाएं है रमेश बख्शी के नाटक है। फिर है शंकर शेष जी के नाटक फंदी, घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, रक्तबीज, बंधन अपने अपने। फिर है कोमल गांधार, पोस्टर, खुजराहो का शिल्पी, बिन बाती के द्वीप, आधी रात के बाद। ये सभी जो है रचनाएं शंकर शेष जी के नाटक है। बढ़ते हैं आगे, जिनमें कि एक और द्रोणाचार्य काफ़ी बार पूछे जाने वाले नाटक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो लेखक है हमारा वो है प्रभाकर क्षेत्रीय। तो प्रभाकर क्षेत्रीय जी की जो रचनाएं है वो है ईला 1989, साच कहूँ तो 1993, फिर जहाँ पन्हा 1997 की ये रचनाएं हैं, ये भी इनके नाटक है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 641। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के जुएं पर आधारित है। यह जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया कथन है? कथनों से संबंधित भी आपको परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो कथनों से संबंधित, पंक्तियों से संबंधित और जितनी भी प्रमुख रचनाएं व रचनाकार हैं उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को हम करते हुए चलेंगे। तो देख लेते हैं इनमें से जो ये कथन है काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं और अन्य आचार्यों द्वारा भी कहे गए कथन जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, अति
महत्वपूर्ण है, तो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो काव्यानुभूति की जटिल चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, यह कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बढ़ते हैं आगे। रसात्मक शब्दार्थ की काव्य और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 641। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगी चारु गोराई। जो ये पंक्ति है ये मतीराम जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। और अन्य लेखकों की जिसमें कि भूषण बिहारी देव, इनसे संबंधित भी प्रमुख पंक्तियाँ हम देख लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है पंक्तियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु गोराई, तो ये पंक्ति है ये मतीराम जी की है, जिसमें उन्होंने नायिका के सौंदर्य को यहाँ पर वर्णित किया है। बढ़ते हैं आगे। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शेर पर आपत पयो प्रभात, ये जो पंक्ति है ये है बिहारी जी की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगली जो पंक्ति है। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, जो भूषण जी की पंक्ति है जिसमें शिवा का बखान किया है। बढ़ते हैं आगे। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणाहीन अदम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन, ये जो पंक्ति है ये देव कवि की है। देव ने जो है 34 संचारी भाव माने हैं, जिसमें कि छल नामक एक अन्य जो संचारी भाव को 33 संचारी भावों में शामिल किया है। तो इन्होंने देव को, जो कि अलग और अन्य विद्वानों ने इसे नहीं माना लेकिन देव ने माना है, तो देव के अनुसार संचारी भावों की संख्या कितनी है 34, और अन्य सभी विद्वानों के अनुसार संचारी भावों की संख्या पूछ ली जाए तो मुख्य रूप से संचारी भावों की संख्या पूछ ली जाए तो संचारी भावों की संख्या कुल 33 है, लेकिन देव ने जो है 34 संचारी भाव माने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 642। व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? तो व्यंजना शक्ति का कार्य निम्नलिखित में से क्या है? मूल्य अर्थ को व्यक्त करना, प्रयोजन को व्यक्त करना, मुख्यार्थ की व्याख्या करना, या मुख्यार्थ में छुपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। यानी मुख्यार्थ में छुपे जो है अकथित है भाई, ये अकथित मतलब बिना कहे जो है अर्थ को वहाँ पर व्यक्त करते हैं। तो व्यंजना शक्ति का काव्य में मुख्य अर्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करने का जो कार्य है वो व्यंजना शक्ति का है। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या 643। विखंडनावाद के प्रवर्तन कौन माने जाते हैं? विखंडनावाद के प्रवर्तन निम्नलिखित में से दरिदा माने जाते हैं। जोग दरिदा इनका पूरा नाम है। तो देख लेते हैं। विखंडनावाद का सिद्धांत जो है विखंडन का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक है जोग दरिदा। उसके बाद है फ्रैंक रेमंड लिविस ने क्या चलाई? नई आलोचना से संबंधित प्रमुख आलोचक रहे हैं। ये जो फ्रैंक रेमंड लिविस है ये नई आलोचना से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। फिर है ग्रामशी मार्क्सवादी आलोचक के प्रमुख समीक्षक माने जाते हैं। अगला जो लेखक है वो ग्रामशी मार्क्सवादी आलोचक के प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। और लिविस जो है नई आलोचना से संबंधित है। इस प्रकार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जितने ये पाश्चात्य विद्वान रहे हैं उनके संबंध में भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये विद्वान जो है किस वाद से संबंधित है, ये किस वाद से संबंधित है। जैसे यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन माना जाता है? अस्तित्ववाद, या फिर जितने भी विखंडनावाद है, संरचनावाद है, इनसे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वादों से संबंधित। और जितने भी ये प्रमुख विद्वान हुए हैं, आचार्य हुए हैं पाश्चात्य, इनसे संबंधित भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं आज का हमारा प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 644। एक सेकंड भाई, 644 प्रश्न संख्या हम देखते हैं। तो 644 में आल्य किस ऋतु में गाया जाता है ये आपको बताना है। तो आल्य जो है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला जो है एक 2 वीर योद्धाओं से संबंधित उनकी वीरता का बखान करने वाला प्रमुख
जो है गीत है या गान है, काव्य कह लो या कुछ भी कह लो, रासो ग्रंथ रासो काव्य कह लो, तो ये आल्य जो गाया जाता है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ परमाल रासो आल्यखंड 1223 ईस्वी में एक वीर गीत अर्थात वीर काव्य से संबंधित काव्य है, जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। जो जिसने लिखा था परमाल रासो इसका दूसरा नाम है, आल्यखंड भी कह सकते हैं इसको। तो जगनिक द्वारा लिखी गई ये रचना है, जिसमें दो वीर योद्धाओं की कथा का वर्णन, दो वीर योद्धाओं की वीरता का वर्णन है, वही कथा का नहीं, वीरता का वर्णन है। किस प्रकार उन्होंने युद्धों में अपने युद्ध जैसे लड़े हैं, वे सैनिक ऐसे हुए हैं जो जिन्होंने युद्ध जीते हैं। तो देख लेते हैं आगे। विशल देव रासो से रचित रचना कौन सी मानी, विशल देव रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो विशल देव रासो एक रासो ग्रंथ है जो कि श्रृंगार की रचना मानी जाती है। विशल देव रासो श्रृंगार संबंधी रचना है और ये एक सेकंड भाई, जिसमें कि विशल देव रासो में 12 मासा का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं। विशल देव रासो के रचयिता, विशल देव रासो के रचयिता हैं जगनिक, तो सॉरी भाई जगनिक नहीं, परमाल रासो के रचयिता है जगनिक, लेकिन विशल देव रासो के रचयिता है नरपति देव। मेरे सामने आंसर होते हुए भी थोड़ा सा माइंड पता नहीं कहाँ चला जाता है। मैं जो है ऑप्शन पे यहाँ पर थोड़ा ध्यान नहीं देती क्या ऑप्शन है, क्योंकि मैं प्रश्न को पढ़कर उत्तर पर ही जो है देखने वो करती हूँ, ऑप्शनों पर ही ध्यान रहता है, नीचे आंसर पर ध्यान नहीं जाता। तो विशल देव रासो के जो रचयिता है वो है नरपति नाल्य। कई बार जो है आसान जो है तथ्य हमारे माइंड से जो है इस तरह स्किप हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, फिर हमें लगता है ओ ये तो हमारे 1000 बार पढ़े हुए तथ्य थे, ये हमसे कैसे गलत हो गई। तो इनका सही सभी का एक जो है सॉल्यूशन है वो है बार बार रिवीजन करना, बार बार तथ्यों की रिवीजन करना। तो देख लेते हैं और इनके ग्रंथों को और प्रकाशन वर्ष और रचनाओं को किस रचना के रचनाकार कौन माने जाते हैं, किस ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो देख लेते हैं। विशल देव रासो जो कि 1212 ईस्वी में रचित रचना है नरपति नाल्य जी द्वारा। फिर है परमाल रासो जिसका दूसरा नाम है आल्यखंड, 1230 ईस्वी की रचना है जो कि जगनिक द्वारा रचित है। फिर उसके बाद पृथ्वीराज रासो का तो आपको सभी को पता है 1192 ईस्वी में चंद्रबरदाई जी द्वारा, चंद्रबरदाई नहीं है भैया, चंद्रबरदाई है, चंद्रबरदाई। उसके बाद बात करें आगे हमीर रासो जो है सारंगधर सूरी जी की रचना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 645। इस्तवार द लिटरेचर एंदो ये हिंदुस्तानी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो गारसा दातासी इस ग्रंथ के रचनाकार माने जाते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का सूत्रपात किया था प्रथम बार। तो पहला इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का लिखने का प्रयास गारसा दातासी ने ही किया था, जो कि इसकी जो ये रचना है ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्य। इस्तवार द लिटरेचर एंदो ये हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार गारसा दातासी है। गारसा दातासी का एक फ्रेंच विद्वान है तथा उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में 2 भागों में प्रकाशित हुआ, 1839 में और दूसरा 1847 में। 2 भागों में प्रकाशित हुआ सन 1839 और 1847 में। इसका जो तीसरा भाग है वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का प्रथम प्रयास जो है गारसा दातासी जी ने ही किया। जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है और कालक्रमानुसार इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया था। उससे पहले जो है गारसा दातासी और शिव सेंगर ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर लिखा था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 646। तो देख लेते हैं अंधा युग किसकी रचना है? तो निम्नलिखित में से
अंधायुग के लेखक माने जाते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना प्रसिद्ध रचना है अंधायुग। तो नाटक देख लेते हैं धर्मवीर भारती जी के। तो नाटक प्रकाशन वर्ष धर्मवीर भारती का तो अंधायुग है ही 1955 ईस्वी की रचना। साथ ही जो ऑप्शन में और अन्य जो दिए गए हैं लेखक उनके भी हम देख लेते हैं, जैसे कि नरेश मेहता, मोहन राकेश और दुष्यंत कुमार। इनकी कौन कौन से रचनाकारों की कौन सी रचना रही है ये भी एक बार हम देख लेते हैं तो समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। ये जो प्रमुख रचना और रचनाकार है तो इनसे संबंधित तो परीक्षाओं में प्रश्न आते ही हैं, तो एक भी रचना को हमें नहीं छोड़ना है। तो साथ साथ सभी रचनाओं को करते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। आज क्लास थोड़ी लंबी होगी भाई, थोड़ी मैराथन क्लास हो सकती है आज, क्योंकि आज की क्लास में हमने 20 प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ लिए है। और क्लासों में हम जो है प्रश्नों की संख्या कम रखते थे, क्योंकि अब हमें परीक्षा की हमारा समय नज़दीक आ गया है। तो थोड़ी लंबी क्लासेस को लेकर के धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए चलना है। जल्द से जल्द हमने 1000 प्रश्नों की सीरीज़ को जो है कर लेना है। उसके बाद है प्रश्न संख्या उसके बाद देख लेते भाई एक कंठवेश पाई जो है 1963 ईस्वी में लिखी गई रचना दुष्यंत कुमार की। खंडित यात्रा नरेश मेहता की। पैरे तले जमीन जो है मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है ये। और इनका ये पैरों तले जमीन मोहन राकेश का अधूरा नाटक भी माना जाता है। बढ़ते हैं आगे।